बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी या आईसीएस पार्ट 1 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, आज हमारा इसमें लेक्चर नंबर 7 है और आज हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। जी बच्चों, आपको टॉपिक नज़र आ रहा है एस्केप वेलोसिटी। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आया भी हुआ है, इसलिए शॉर्ट भी है लेकिन लॉन्ग भी है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि एस्केप का मतलब होता है निकल जाना, बाहर चले जाना। और एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल वेलोसिटी देकर ज़मीन से अवे फेंक दें कि वो अर्थ यानी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। यानी फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये है अर्थ और फ़र्ज़ कर लें कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जनाब यहाँ पर अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी ये इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है। हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से अवे फेंकते हैं, यानी ऊपर की तरफ। जब आप अर्थ से अवे फेंकेंगे तो थोड़ी देर बाद ये बॉडी वापस आ जाएगा। आप इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा देकर फेंकेंगे, ये ज़्यादा हाइट पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। आप इसको इतना ज़्यादा इनिशियल पुश देकर अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ज़मीन से अवे इतनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंक दें कि ये वापस ही ना आए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से ही बाहर फेंक दिया। ठीक है, यानी फर्ज कर लें ऐसी जगह फेंक दिया जिसका हमें पता ही नहीं है। असल में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जी? वो कहाँ पर है? वो इन्फिनिटी पर है। जब भी इन्फिनिटी का वर्ड आ जाए समझ लें कि हमें इसका नहीं पता। जब जहाँ से हमारी सोचने की सलाहियत ख़त्म होती है वहाँ से इन्फिनिटी शुरू होता है। इन्फिनिटी को हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, यानी ऐसी वैल्यू जो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सरफेस से, ज़मीन के सरफेस का मतलब क्या है कि अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना था, जितना रेडियस ऑफ अर्थ होता है, हमने इसको यहाँ से फेंका अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड और कहाँ पहुँचा दिया? इसका फाइनल पॉइंट क्या था? आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो वो वाली जो इनिशियल वेलोसिटी है जो हमें ज़मीन के सरफेस से फेंकते हुए सप्लाई करनी पड़ी, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो द मिनिमम रिक्वायर्ड इनिशियल वेलोसिटी टू द ऑब्जेक्ट विद विच इट just escapes out from the gravitational field of earth, this minimum initial velocity is called escape velocity। ठीक है, अच्छा, अब ये बड़ा ही सिंपल सा एक टॉपिक है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो हम उसको कोई वेलोसिटी दे रहे होते हैं। वेलोसिटी देने का मतलब है कि हम उसको कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से अवे इतना ज़ोर से फेंकें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए, तो हमें इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि उसके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए जिसके मुताबिक उसको एस्केप वेलोसिटी मिल जाए। तो फ़र्ज़ कर लें जो काइनेटिक एनर्जी हमने उसको सप्लाई की वो थी जनाब ये वाली हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी के साथ नीचे छोटा सा ई एस सी एस्केप लिखा जाएगा ताकि हमें पता चले कि ये वो वाली काइनेटिक एनर्जी है जिसका ताल्लुक एस्केप वेलोसिटी के साथ है। ठीक है,
तो ये हमने इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर दी। अब आ जाएं, इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक दिया, एस्केप करवा दिया। तो जैसे मैंने यहां आपको बताया है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है, सरफेस ऑफ अर्थ, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जब हम फेंकते हैं तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आना शुरू कर देती है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आती है वो असल में किस में कन्वर्ट होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड फेंका आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड भेजने के लिए, तो हमने असल में उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर की, और वो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही थी, और इवेंचुअली सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला मैं जनरल फार्मूला जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, -GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर नहीं, सिंगल आर आएगा जी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इसमें आर क्या चीज़ है, इसमें जो नीचे आर आपको लिखा नजर आ रहा है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस के ऊपर ही है तो फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड या एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये आपके पास आ जाएगा -G। कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और स्मॉल r की जगह आप क्या आ जाएगा, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। इसी तरह जब आप इन्फिनिटी की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पर यानी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, जब आप नीचे स्मॉल r की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आता है। अब हम आ जाएं यहाँ पर, तो फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ये, जिसका फॉर्मूला अभी अभी मैं लिख के आया हूँ। फाइनल क्या होगी, 0, और 0 कहाँ पे होगी, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपके पास, अच्छा अब चाहे लॉस है चाहे गेन है, इसका आंसर कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करके। अब काइनेटिक एनर्जी में बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो हमने इनिशियल सप्लाई की थी, छोटी कौन सी है जो वहां पर जाके बनेगी और वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो वहां जाके होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। ये मैं कैसे कह सकता हूं, आप इस फार्मूला को गौर से देखें, जैसे जैसे हम अवे जाएंगे आर की वैल्यू में इजाफा होगा, इस रेशो की वैल्यू में कमी आएगी, और नेगेटिव वैल्यू के कम होने का मतलब होता है कि वैल्यू बढ़ रही है। यानी मैं कह सकता हूं -5 इज ग्रेटर देन -8 एंड 0 इज इवन ग्रेटर देन -5, यानी 0 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए बड़ी में से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं, यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। और ग्राउंड पे यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। अब ये दोनों नेगेटिव साइन जो हैं ये एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। ये स्मॉल m दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इस 2 को आप यहाँ पर ले आए और आपके पास एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी का हमने एक और भी फॉर्मूला बनाना है। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दोबारा वही डायग्राम है, यानी हमारे पास ये है अर्थ,
दिस इज़ मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास स्मॉल m से हम जाहिर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो असल में रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल है। तो इसलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी वेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हम उसको ये फार्मूला यूज़ करके भी लिख सकते हैं। नीचे कैपिटल R आएगा क्योंकि डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो आप इसलिए इन दोनों फार्मूलों को इक्वेट कर देंगे। ये दोनों फार्मूले जो हैं ये बराबर हो गए। जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो आपके पास दोबारा से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल g की ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब करना ये है, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दें। एक r यहाँ कैंसिल हो गया और आपके पास आर जी जो है वो इसके इक्वल आ गया। यानी इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, इसकी जगह हम स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं। ये देख लें, ठीक है। तो जब आपने ये वैल्यू पुट की तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी का एक दूसरा रिलेशन भी आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। तो हुआ जनाब क्या हुआ, ये कि हमने इक्वेशन जो एस्केप वेलोसिटी है उसके दो रिलेशंस बना लिए। ये दोनों रिलेशंस जो हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक रिलेशन है 2gm डिवाइडेड बाय r, इसमें सारे कैपिटल हैं। दूसरा रिलेशन है इक्वेशन नंबर 2 के नाम से, जो बिल्कुल यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं। ये वाला एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gr, इसमें g जो है ये स्मॉल है। स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जाहिर करता है एंड कैपिटल G रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब चाहे आप इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करें। कौन कौन सी वैल्यूज़? कैपिटल G की जगह 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ की जगह 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये वैल्यूज़ पुट कर दें और चाहे नीचे वाला जो दूसरा रिलेशन हमने बनाया है यहाँ स्मॉल g की जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी का एक ही आंसर आएगा और वो आंसर होगा ये 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे। अब आप इमेजिन कर लें कि दिस वेलोसिटी इज ह्यूज वन, ठीक है। तो ये है आपके पास एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप गौर करें एस्केप वेलोसिटी के जो दो फॉर्मूले हमारे पास आए थे, एक ये वाला और दूसरा फॉर्मूला आपके पास आया था ये वाला। ये दोनों फार्मूले जो हैं इनमें आपको स्मॉल m नज़र नहीं आ रहा। स्मॉल m था क्या? स्मॉल m था मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एस्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती जिसको आप एस्केप करवाना चाहते हैं। तो फिर ये डिपेंड किस पे करती है जनाब? ये डिपेंड उस प्लैनेट पे करती है जिस प्लैनेट की ग्रेविटी से आपने एस्केप करवाना है। जैसे आप गौर करें इस फॉर्मूला में भी आपको रेडियस ऑफ अर्थ नज़र आ रहा है, यानी साइज ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये भी प्लैनेट पे डिपेंड करता है। इसी तरह ऊपर वाला फॉर्मूला आप देख लें, ये वाला, इसमें भी आपको मास ऑफ अर्थ नज़र आ रहा है, आपको रेडियस ऑफ अर्थ नज़र आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट एंड नॉट दैट ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैस ऑफ प्लैनेट पे, साइज ऑफ प्लैनेट पे। अगर ये साइज और मैस पे करती है तो हम ये भी कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ प्लैनेट पे, शेप ऑफ प्लैनेट पे, हर ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक प्लैनेट के साथ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले टॉपिक तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।